हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम की सेकंड सेमेस्टर की हिस्ट्री। और हिस्ट्री की हमारी यूनिट है ये फोर्थ। इसमें हम वर्धन, पल्लव और चालुक्य इन तीन राजवंशों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो तीन डायनेस्टी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको आपको बहुत ध्यान से देखना है। और ये जो राजवंश थे इस समय में राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास किस प्रकार से हुआ इसको भी हम देखने वाले हैं। और ये वीडियो DU रेगुलर, SOL के स्टूडेंट और NC वेब तीनों के लिए काम आने वाली है, क्योंकि सिलेबस जो है वो तीनों जगह सेम है। एक बार आप यूनिट 4 का सिलेबस देख लीजिए, ये आपका चैप्टर का टाइटल है। आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एकलव्य स्टडी पॉइंट ये मेरा यूज़र नेम है इंस्टाग्राम पे, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार थोड़ा सा समझ लें, ये भारत का मैप है। अगर हम मैप में देखते हैं तो देखो, दक्कन के साइड में आपको ये इधर दिखेगा, ये जो रेड कलर से मैंने ये हाईलाइट कर रखा है, ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये आपका हो जाएगा चालुक्य। ठीक है, चालुक्य वंश हो जाएगा। और अगर ये हरे कलर को देखते हो तो यहाँ का जो हिस्सा था ये था आपका पल्लव वंश। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पल्लव वंश। और ये जो ब्लैक कलर का हिस्सा है ये आपका हो जाएगा वर्धन, वर्धन वंश का। और ये जो है हर्षवर्धन के समय में ये धीरे धीरे इसका विस्तार होता गया। आपको कई जगह मैप में आपको इस तरीके से भी दिख सकता है कि ये भी हिस्सा इसमें ले लिया जाए। ठीक है, तो बाकी मोटा मोटा आपको समझाया है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, और हो सकता है रियल मैप में ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि प्राचीन उस समय जो मैप था वो थोड़ा अलग होता था, आज के समय में थोड़ा अलग हो जाता है। तो ये भी आपको अंतर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, समझते हैं अब इनके बारे में। तो सबसे पहले हम वर्धन वंश की बात करते हैं। ठीक है, ये जो वर्धन वंश है इसके जो शासक थे वो अपने नाम के पीछे क्या लगाते थे, वर्धन लगाते थे, इसलिए इसको वर्धन वंश भी कहा जाता है। तो देखिए उत्तर भारत में आप देख रहे होंगे कि ये जो नॉर्थ इंडिया में आपको मैं यहाँ से अगर डिवाइड कर दूँ, दो हिस्सों में बांट दूँ, तो ऊपर वाला जो इंडिया है वो नॉर्थ इंडिया है और नीचे वाला इंडिया जो है वो आपका साउथ इंडिया के रूप में हो जाएगा। तो उत्तर भारत की बात यहाँ पे करते हैं हम। सबसे पहले उत्तर भारत में 6ठी सदी के आगमन के साथ ही गुप्त शासन का पतन होने लगा था। ठीक है, तो शताब्दी सदी की बात अगर हम करते हैं, सॉरी यहाँ पे, तो क्या था कि जो गुप्त शासन था उसका धीरे धीरे पतन होने लगा था। और मध्य 6ठी सदी तक क्या हो गया था, इसका अंत होते होते ये कई हिस्सों में छोटे छोटे राज्य यहाँ पे अस्तित्व में आने लगे। जब गुप्त काल था तो बहुत ही मतलब बेहतरीन व्यवस्था थी, लेकिन जब गुप्त काल टूट जाता है, धीरे धीरे उसका पतन होने लग जाता है, तो वहाँ पे छोटे छोटे अन्य वंश जो हैं वो क्या होते हैं, सत्ता में आने लग जाते हैं, अस्तित्व में आने लग जाते हैं। उसी में एक महत्वपूर्ण है आपके लिए कन्नौज, जो कि यूपी में पड़ता है। तो कन्नौज जो था यहाँ पे किसका शासन था, यहाँ पे मोखारियों का शासन था। ठीक है, और दूसरा एक महत्वपूर्ण था वो है स्नान विश्वर, ये कि आज के समय में देखें तो ये हरियाणा का थानेश्वर वाला जो हिस्सा है वो है। तो ये दो जगह जो है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब यहीं से आपको जोड़ के बताते हैं आगे क्या होता है। देखिए पुष्पभूति राजा जो थे, शासक जो थे, वो अपने नाम के अंत में क्या लगाते थे, वर्धन लगाते थे, इसीलिए इनको वर्धन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वरना हम इसको आपको कई जगह पे हो सकता है वर्धन नाम ना मिले, वहां पे आपको पुष्पभूति मिलेगा, तो आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, सेम है दोनों, क्योंकि अपने नाम के पीछे वर्धन लगाते थे इसीलिए इनको हम वर्धन शासक भी कह सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे ये प्रभाकर वर्धन हो जाएंगे, राज्यवर्धन हो जाएंगे, हर्षवर्धन तो आपने सुना ही होगा नाम, अगर आप इतिहास के विद्यार्थी हैं तो आप पढ़ते ही होंगे, तो ये हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्या होता है कि जो वर्धन परिवार था उसकी राजकुमारी थी राज्यश्री, इसका विवाह कर दिया जाता है मौखरी राजा के साथ। और बाद में क्या होता है, मौखरी राजा की मृत्यु हो जाती है। अब जब मौखरी राजा की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में राज्यश्री का जो भाई था, ठीक है, हर्षवर्धन, वो क्या करता है, दोनों ही राज्यों में दोनों जगह पे शासन चलाने लग जाता है, यानी शासक बन जाता है। और फिर इसका कारण ये भी था कि उसकी जो विधवा बहन थी, ठीक है, उसका गद्दी पर दावा नहीं बनता एक तरह से, क्योंकि महिला को उस पे शासन पे नहीं बिठाया जा रहा था, तो इसलिए हर्षवर्धन को यहाँ पे बिठाया जाता है। इसके बाद है कि चीनी जो स्रोत है उसके अनुसार ये पता लगता है कि उसकी बहन नियमित रूप से अपने भाई हर्ष के बगल में सम्मानित आसन ग्रहण करती थी, यानी मेन शासक कौन है, हर्ष। ठीक है, और हर्ष के बगल में उसकी बहन रहती है जो कि वहां पे आसन ग्रहण करती है। इसके बाद क्या है कि राजकीय कार्यों, जो राजकाज के जो काम थे उसमें विचार विमर्श में भी जो उसकी बहन थी, हर्ष की बहन राज्यश्री, वो क्या करती थी, उसमें भाग लेती थी। कई वर्षों तक चलने वाले अनेक युद्धों के द्वारा हर्ष ने क्या किया, उत्तर भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। तो इसीलिए मैं आपको मैप में बता रहा था कि देखो, जब कई बार आप देखोगे मैप तो आपको, अभी तो मैंने जो ब्लैक कलर से दे रखा है इतना, लेकिन हर्ष के समय में उसने और भी राज्य जीत लिए।
तो इससे क्या होता है, उसके शासन का जो होता है धीरे धीरे विस्तार होने लग जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे, लेकिन वह स्थायी नहीं हो सका। ठीक है, ज्यादा लंबे समय तक मतलब शासन नहीं हो सका। 647 ईस्वी में क्या होता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के बाद धीरे धीरे पहले की तरह छिन्न भिन्न सब कुछ होने लग जाता है, सब कुछ छिन्न भिन्न हो जाता है। अब ये तीन साम्राज्य जो है वो भारत के तीन बड़े भागों में इनका शासन था, जो कि मैंने आपको मैप में दिखाया था। मैप में आपको मैंने क्या दिखाया था, ऊपर के हिस्से में दिखाया था आपको वर्धन उत्तर में। फिर दक्षिण में अगर हम जाते हैं तो वहां पे मैंने आपको क्या दिखाया था, चालुक्य दिखाया था। ठीक है, और उसके नीचे दक्कन की साइड में चालुक्य, और दक्कन के बगल में दक्षिण जो हिस्सा आप देखते हो वहां पे हमने क्या दिखाया था, पल्लव वंश दिखाया था। तो ये तीन वंश जो है ये महत्वपूर्ण है। तो तीन बड़े भागों में, ठीक है, इनका क्या था, शासन था। किनका शासन था, वर्धन वंश का, चालुक्य का, और क्या हो जाएगा यहाँ पे, पल्लव का, इन तीनों का। लेकिन ये भारतीय इतिहास में समान समय विस्तार वाले नहीं थे। समान समय विस्तार का मतलब क्या है, यानी कि तीनों शासन एक साथ नहीं चलते रहे। कोई जल्दी समाप्त हो गया, कोई देर तक टिका रहा, कोई बहुत ज्यादा देर तक टिका रहा, कुछ इस तरीके की इनकी कहानी है। तो यहां पे समझिए, देखिए, वर्धनों का शासन जो था वो सबसे कम समय तक रहा। चालुक्य का शासन जो था वो वर्धनों से पहले भी था और उनके बाद भी था। ठीक है, वर्धन का जो शासन था वो कम समय का था, चालुक्य का उनसे पहले भी था, उनसे बाद भी था, यानी कि उनसे ज्यादा था। लेकिन जो पल्लव थे वो सबसे ज्यादा लंबे समय तक टिके रहे। तो यहाँ पे अब एक चीज आपको याद रखनी है कि सबसे कम समय तक किसने शासन किया, तो आपका आंसर होगा यहाँ पे वर्धनों ने किया। उसके बाद उन वर्धन से ज्यादा किसने शासन किया, तो आप कहोगे चालुक्यों ने किया। और अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा इन तीनों में सबसे लंबे समय तक शासन किसने किया, तो आप कहोगे कि जो पल्लव शासक थे उन्होंने सबसे लंबे समय तक यहाँ पे शासन किया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, बात कर लेते हैं। अभी हमने वर्धन के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे पल्लव के बारे में। ठीक है, फिर इसी तरीके से हम चालुक्य के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम चालुक्य पढ़ लेते हैं क्योंकि छोटा सा है। देखिए, जो मैं आपको यहाँ पे जितना बता रहा हूँ, आपके बुक में बहुत सारी चीजें दे रखी होगी, आप वहां से पढ़ सकते हैं, लेकिन जितना मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इतना अगर आपको पता है तो आप पेपर में अच्छा लिख दोगे। ठीक है, तो देखते हैं चालुक्य के बारे में पढ़ते हैं। तो चालुक्यों का जो उद्भव है वो ईसा की 6ठी सदी में पश्चिम दक्कन में महाराष्ट्र के समीपवर्ती क्षेत्रों में उत्तरी कर्नाटक के शासकों के रूप में फैला। मैप में मैंने आपको बताया था कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो दक्षिण भारत में अगर आप देखोगे, मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ, सही से नहीं बन पा रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे जो था ये चालुक्य का शासन था, और उसके बगल में इधर किसका शासन था, वो पल्लव का शासन था। ठीक है, फिर क्या हुआ, ये कहाँ पे शासन इन्होंने करा है, तो महाराष्ट्र के नजदीक और उत्तरी कर्नाटक के शासकों के रूप में इनका शासन था चालुक्यों का। शीघ्र ही वे एक विस्तृत साम्राज्य के अधिपति हो गए। धीरे धीरे इन्होंने क्या करा, अपने साम्राज्य को बढ़ा लिया, विस्तृत हो गया इनका साम्राज्य। ये हो गया चालुक्य। अब बात करते हैं पल्लव। पल्लव जो थे वो ज्यादा लंबे समय तक इन्होंने शासन किया है, तो इस थोड़ा यहाँ पे और डीप आपको समझना है। तो पल्लव जो थे ये दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण राजवंश था। इस वंश ने क्या किया, तीसरी सदी से 6 सदियों के लंबे समय तक शासन किया, जो कि काफी लंबा समय हो जाएगा। आरंभ में वे आज के उत्तरी तमिलनाडु, आज का जो तमिलनाडु का जो उत्तरी हिस्सा है, ठीक है, उस हिस्से से के छोटे शासक थे शुरू शुरू में ये। लेकिन याद रखना कि बाद में इनका जो शासन था वो विस्तार हुआ था। ठीक है, तो शुरू में बात करें तो ये उत्तरी तमिलनाडु के छोटे शासक थे, और इन्होंने राजधानी बनाई थी कांचीपुरम। 6ठी सदी से वे एक बड़ी शक्ति बनकर उभरे, और बाद में उन्होंने क्या करा, जो छोटे शासक थे उनके क्षेत्रों में भी अपना क्या कर लिया, अधिकार जमा लिया, यानी कि वहां पे भी वो जीत लिए, इन्होंने अपने कब्जे में ले लिए। इन्होंने अपने विस्तृत क्षेत्र वाले शासन को मदुरै यानी दक्षिणी तमिलनाडु, ठीक है, के पांड्य और चालुक्यों से लगातार युद्ध करके बचाए रखा। तो ये समझ लो कि इन्होंने क्या करा, अपने जो इनका क्षेत्र था उसमें विस्तार किया। लगभग मध्य, अगर हम बात करें 8वीं सदी के मध्य तक, तो वहां पे इनकी शक्ति जो थी धीरे धीरे क्या होने लगी थी, कमजोर होने लगी थी, यानी ये क्षीण होने लगे थे। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखो मैंने आपको वर्धन के बारे में बता दिया जिन्होंने कम समय तक शासन किया था। इसके बाद हमने चालुक्य के बारे में पढ़ा जिन्होंने इनसे थोड़े ज्यादा समय तक शासन किया, और अभी हमने क्या पढ़ा, पल्लव के बारे में पढ़ा जिन्होंने सबसे लंबे समय तक शासन किया। अब बात कर लेते हैं थोड़ा संस्कृति के बारे में। तो जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो इसमें कई चीजें देखी जाएगी, जैसे भाषाई विकास उस समय में क्या था, लोग कैसी धार्मिक प्रथाओं को मानते थे, मनाते थे, आध्यात्मिक थे या नहीं थे, उनके जो ग्रंथ वगैरह मिले, साहित्य जो मिला है धार्मिक, उससे थोड़ा जानकारी मिल जाती है। और उस समय में जो कला, स्थापत्य कला थी, वास्तुकला थी, उससे भी कुछ जानकारी मिल जाती है। तो ठीक है, तो इसके बारे में अब हम थोड़ा और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो देखिए क्या है कि आरंभिक काल के दस्तावेज जो है, डॉक्यूमेंट जो है,
चाहे वो साहित्यिक हों या फिर वो स्मारकीय हों, वो विविध स्वरूप वाली सांस्कृतिक गतिविधियों से संपन्न थे और जीवंतम और स्पष्ट स्रोत थे। ठीक है, यानी कि उस समय में जो हमें आरंभिक दस्तावेज मिले हैं, चाहे वो साहित्यिक हो चाहे वो स्मारकीय हो, उससे मतलब हमें उस समय की जो सांस्कृतिक गतिविधियां रही होगी, जो जिस तरह से लोग अपनी सांस्कृतिक गतिविधियां जो भी करते होंगे, उसके बारे में हमें जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत हो जाते हैं शुरू के दस्तावेज हमको। इसको अगर हम सही ढंग से समझने की कोशिश करें, ठीक है, समझें, तो हमें उस समय की संस्कृति के बारे में, उस समय का जो जो भी व्यवस्था रही है उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी मिल जाती है। ठीक है, तो इनको सही ढंग से समझने का सर्वोत्तम उपाय क्या था कि स्मारकों को देखना, उस समय के जो स्मारक हैं उसको देखना और उस समय का जो साहित्य मिलता है उसको पढ़ना। इससे हमें क्या मिलेगी, उस समय की जो संस्कृति रही होगी उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। अब बात करते हैं भाषाई विकास की। तो देखिए, आरंभिक मध्यकाल जो था वो कई अनेक भाषाओं के विकास क्रम का महत्वपूर्ण काल है। लगभग छठी ये आप कह सकते हो लगभग 600 ईस्वी से मध्य भारतीय आर्य भाषाओं का तीसरा चरण यानी कि प्राकृत का विकास क्रम शुरू हो जाता है। ठीक है, ये लाइन आपको समझ में नहीं आएगी बिल्कुल, मैं आपको और आसान भाषा में समझाता हूँ। देखो, आज के समय में देखो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, आज के समय में जो हम हिंदी भाषा बोलते हैं ये है आधुनिक हिंदी, यानी वर्तमान की हिंदी। मैं यहाँ पे और शॉर्ट में लिखने की कोशिश करता हूँ, एच से लिख देता हूँ, ये है हमारी वर्तमान हिंदी जिसको हम आज के समय में बोलते हैं। क्या आज से 500, 1000, 2000, 2500, 3000, 3500 साल पीछे चले जाएं अगर हम, तो क्या हिंदी का स्वरूप ऐसा था? तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। हिंदी जो है वो कई चरणों में आके इस तरीके की आधुनिक हिंदी बनी है। सबसे पहले अगर हम प्राचीन समय में चले जाएं तो सबसे पहले क्या होता था, संस्कृत होती थी। ठीक है, कौन सी संस्कृत होती थी? वैदिक संस्कृत। तो मैं यहाँ पे वीएस लिख देता हूँ, वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में क्या थे, वेद लिखे गए थे। ठीक है, जो कि एक टफ संस्कृत होती थी और एक मुश्किल संस्कृत होती थी। बाद में क्या होता है, इसका संस्कार कर दिया गया पाणिनि के द्वारा। तो वैदिक संस्कृत के बाद बनी लौकिक संस्कृत जो कि आसान थी, इसमें भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे समय के साथ इनमें भी परिवर्तन आया। फिर आया पाली का समय। पाली, पाली आप जानते हैं कि ये बौद्ध धर्म की भाषा है। बौद्ध ग्रंथ जो है वो पाली भाषा में आपको दिखेंगे। पाली के बाद क्या आता है, प्राकृत। ठीक है, और ये बात चल रही है इस समय प्राकृत का, यानी ये जो 600 ईस्वी के आसपास की हम बात कर रहे हैं, इस समय में प्राकृत थी, प्राकृत भाषा। और प्राकृत के बाद कौन सी भाषा बनती है आपके सामने, अपभ्रंश बनती है। ठीक है, अपभ्रंश, अपभ्रंश, इसको अवहट भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। और अपभ्रंश अवहट के बाद हिंदी। आज के समय में जो हम हिंदी बोलते हैं ना, वो इतने सारे चरण से गुजरी है, ऐसे नहीं सीधा हम हिंदी, आधुनिक हिंदी आ गई है। पहले वैदिक संस्कृत थी, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट, और ऐसा होने में 1000 साल से ज्यादा लग गए। ठीक है, हजारों साल लग गए, 1000, 2000, 3000, 3500 के आसपास साल आप देखते हो जो पीछे जाके, तब आपको पता लगेगा इतने लंबे समय में हिंदी का विकास हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए, अब आपको शायद समझ में आया हो। यहाँ पे क्या था कि आरंभिक मध्यकाल जो था वो अनेक भाषाओं के विकास क्रम का महत्वपूर्ण काल था। 600 ईस्वी की अगर हम बात करें तो इस समय में आर्य भाषाओं का ये तीसरा चरण था, जिसमें प्राकृत जो थी उसका महत्वपूर्ण रोल था। मध्य भारतीय आर्य भाषाओं के इस तीसरे चरण को जो भाषाविद है उन्होंने अपभ्रंश का भी नाम दिया है। ठीक है, कुछ अपभ्रंश भी कहते हैं। अपभ्रंश का मतलब होता है भाषा का बिगड़ा हुआ रूप। इसी से हिंदी और मराठी जैसी जो नई आधुनिक भाषाएं हैं वो निकली हैं। और बात करें संस्कृत की, तो संस्कृत जो है वो साहित्य और धर्म की भाषा तो थी, क्योंकि जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ पुराने मिलेंगे आपको संस्कृत में मिलेंगे। और ये यानी साहित्य और धर्म की भाषा थी संस्कृत। और जो राज्य जो था, शासन जो था, उसकी जो कार्यालय यानी ऑफिशियल जो लैंग्वेज होती थी वो भी संस्कृत थी। लेकिन अगर हम प्राचीन से प्राचीन ग्रंथों की बात करें तो वहां पे भी आपको यही संस्कृत देखने को मिलेगी। ठीक है, फिर क्या है कि प्रारंभिक मध्यकाल में जैन जो थे, जैन लोग जो थे वो भी संस्कृत के पक्ष में थे। उन्होंने अपनी अर्धमागधी प्राकृत भाषा जो था उसको त्याग दिया था और ये भी संस्कृत के पक्ष में थे। तमिल, अगर हम दक्षिण भारत की बात करें, ये तो चलो नॉर्थ की बात कर ली, उत्तरी भारत की बात कर ली, अब बात करते हैं दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत में क्या चल रहा था, तो देखिए तमिल के विकास को भक्ति आंदोलन से बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलता है। क्योंकि आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा अलवारो और नैनारो के बारे में। ये तमिल भाषा में क्या करते थे, अपने जो ग्रंथ वगैरह इन्होंने लिखे हैं। ठीक है, तो हालांकि ऐसी कोई कृति ऐसी नहीं मिलती है उस काल की, कोई जो खास सबूत हो, लेकिन फिर भी जो लेख मिलते हैं या जो बाद में कुछ साहित्यिक आलेख मिलते हैं उससे पता लगता है कि कहीं ना कहीं राज्य के संरक्षण, जो राजा का जो संरक्षण था, या शाही सहयोग के बल पर कन्नड़
एक साहित्यिक भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे साउथ में जाएं तो तमिल और कन्नड़ देखने को आपको मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं धर्म की। तो धर्म के क्षेत्र में पौराणिक मंदिर आधारित ब्राह्मण संप्रदाय जो था वो तरक्की पे था इस समय में। ठीक है, क्या था, दो महत्वपूर्ण संप्रदाय थे, एक वैष्णव जो विष्णु को मानते थे, दूसरे शैव जो शिव को मानते थे। इनको क्या था, राजाओं का संरक्षण मिला हुआ था। राजा क्या करते थे, इनको संरक्षण देते थे, और राजाओं ने क्या करा, बहुत बड़े बड़े शिव के मंदिर, वैष्णव मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, तो ऐसा कहा जा सकता है कि शैव जो शिव संप्रदाय था वो उस समय में वैष्णव संप्रदाय से आगे निकल रहा था, क्योंकि इनको क्या मिलता था, राजाओं का संरक्षण मिलता था। अब बात करते हैं दक्षिण भारत की। तो दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन जबरदस्त इसका बोलबाला था। नैनार जो थे वो शिव संत जो होते थे, शैव भक्त जो होते थे, और जो अलवार थे जो वैष्णव संत होते थे, इनके प्रबल पक्षधर आपको देखने को मिलते हैं। इन्होंने क्या करा, अलग अलग जगह पे ये यात्राएं कर रहे थे, अपने प्रतिद्वंदियों से वाद विवाद कर रहे थे, इन्होंने गीत गाए, नृत्य किया, अपने देवताओं की स्तुति में इन्होंने सुंदर गीतों की रचना की। ठीक है, इन्होंने कुछ साहित्य भी रचा, धार्मिक साहित्य, और इन्होंने अपने साहित्य को जो ब्राह्मण के वेद होते हैं, ब्राह्मणीय वेद, उनके बराबर इन्होंने उसको माना है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो इन्होंने क्या करा, राजाओं और सामान्य जनों को भी अपने पंथ में धर्मांतरित किया, यानी अपनी व्यवस्था में इन्होंने उनको कन्वर्ट करने की कोशिश की, और जो दूसरे पंथ थे उसकी भर्त्सना करी। अब यहाँ पे एक लाइन और याद रखिए, मैं स्टार करके लिख देता हूँ। क्या था भाई, जो ब्राह्मणी हमारी व्यवस्था थी, इसमें जाति जाति प्रथा थी, यानी हम कह सकते हैं कि जाति वाला भेदभाव था। इस भेदभाव का अलवार और नैनार संतों ने क्या करा था, विरोध किया था। अगर आप जैन धर्म, बौद्ध धर्म को देखते हैं तो उन्होंने भी जाति प्रथा का क्या करा था, विरोध करा था। तो ये भी एक पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं भक्ति भावना। तो भक्ति भावना ने लोगों की धार्मिक आकांक्षाओं को पूरा करने के अतिरिक्त जो जातिगत जो व्यवस्था थी, जो कठोर नियम थे, उसको भी भक्ति भावना ने कम करने का प्रयास किया। बौद्ध धर्म जो गुप्त काल से राज्य के, देखो बौद्ध धर्म में क्या हो रहा था कि पहले बौद्ध धर्म जो था वो उठा, लेकिन बाद में क्या हुआ, वापिस से हिंदू धर्म की और लोगों का जो राजा वगैरह थे उनका रुझान बढ़ा। तो ऐसे में बौद्ध धर्म जो था, पहले इसको संरक्षण मिल रहा था, धीरे धीरे बौद्ध धर्म को जो राजकीय संरक्षण था, राजकीय जो कृपा थी, उससे धीरे धीरे ये वंचित होने लगा था। यानी थोड़ा मतलब राजकीय कृपा इस पे कम होने लगी थी बौद्ध धर्म में। लेकिन फिर भी ये कुछ क्षेत्रों में बौद्ध धर्म का विकास देखने को मिलता है, चाहे वो गुजरात हो या बिहार, बिहार का नालंदा वगैरह वाला क्षेत्र हो। ठीक है, वहां पे आपको इनमें विकास देखने को मिलेगा। कई जगह पे बौद्ध धर्म जो था अपनी स्थिति मजबूत बनाए हुए था। गुजरात और राजस्थान के क्षेत्रों में जैन धर्म जो है उसकी घटती राजकीय सहायता के बावजूद भी ये लोकप्रियता बनाए रहा। कि क्या था कि इस समय में जैन धर्म और बौद्ध धर्म के प्रति राजा जो थे उनका रुझान जो था वो घट रहा था, वो वापिस से वैष्णव, शैव और हिंदू धर्म की ओर आकर्षित हो रहे थे। ठीक है, तो उसी को ज्यादा वो सपोर्ट करने लगे थे। इसके बाद बात कर लेते हैं दक्षिण में। जैन और बौद्ध दोनों धर्मों ने ब्राह्मणवाद के सामने घुटने टेक दिया। बात चल रही है साउथ की, दक्षिण की। हालांकि कन्नड़ क्षेत्र में अगर हम बात करें तो जैनों का गढ़ था। कन्नड़ क्षेत्र में जैन जो थे वो काफी मजबूत हो रहे थे। आरंभिक मध्यकाल में इन दोनों धर्मों, किन की बात चल रही है यहाँ पे, जैन और बौद्ध की, इन दोनों धर्मों और ब्राह्मण धर्म के बीच में लंबे समय तक प्रतिद्वंदता बनी रही। ठीक है, कंपटीशन इनके बीच में बना रहा। हालांकि कुछ विद्वान ऐसा नहीं मानते, वो कहते हैं कि धार्मिक सहिष्णुता थी, सामंजस्य था, राजा जो थे वो सभी धर्मों का सम्मान करते थे, ऐसा कहा कुछ जो विद्वान है वो ये कहते हैं। लेकिन निसंदेह इन शताब्दियों में कुछ ऐसे राजा भी हुए हैं जो सभी धर्मों का सम्मान करते थे, आदर रखते थे। लेकिन कुछ ऐसे राजा भी हुए हैं जो सभी धर्मों का सम्मान नहीं करते थे। ठीक है, वो कट्टर थे, असहिष्णु थे अन्य धर्मों के प्रति। तो ये भी याद रखना है कि कुछ ऐसे थे जो ठीक थे, लेकिन कुछ ऐसे थे जो ठीक नहीं भी थे। इसके बाद बात करते हैं तांत्रिकवाद। तांत्रिकवाद में आपको पता है कि देवी शक्ति की पूजा की जाती है। तो तांत्रिकवाद भी इस समय क्या था कि फैला हुआ था काफी। और इसमें महत्वपूर्ण बात क्या थी कि आमतौर पर बौद्ध धर्म में जो, जैसे कि इसमें क्या होता है, स्त्री पूजा होती है। बौद्ध धर्म में तारा और ब्राह्मण धर्म में शक्ति या देवी कहा जाता है स्त्री को। तो इसके जो रहस्यमयी विश्वास थे और जो इसके इंद्रजालिक अभ्यास थे, इसको इस तरीके से अलग तरीके से जोड़ के देखा जाता था। कहीं ना कहीं मतलब तांत्रिकवाद को कुछ जो थे वो बहुत अच्छे नजरिए से नहीं देखते थे। धर्म का सजीव चित्रण जो है हमको हर्ष चरित्र में देखने को मिलता है। हर्ष चरित्र जो है हर्षवर्धन के बारे में उसमें लिखा आपको मिलेगा, ये बुक है हर्ष चरित्र। इस बुक में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे पता लगता है कि दक्षिण भारत का एक सन्यासी था
वो हर्ष के पूर्वज जो पुष्यभूति थे उनके लिए अनुष्ठान करता था। कौन सा? तांत्रिक अनुष्ठान, यानी देवी पूजा वाला अनुष्ठान। तो इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? हर्ष चरित्र से मिलती है। इसके बाद है कि इस काल में धार्मिक जीवन की जो अन्य विशेषताओं में एक थी कि पश्चिमी तट और सिंध में इस समय इस्लाम का भी आगमन हो गया था। एक नई चीज इसमें यह भी थी कि यहाँ पे इस्लाम का आगमन शुरू हो चुका था। हम 7वीं की सदी के आसपास पहुंचने वाले हैं, ठीक है। और दूसरी विशेषता ये थी कि इस समय में ईसाई समुदाय जो थे वो भी मालाबार तट पे और उधर दक्षिण की साइड में भी कुछ जगह पे आने शुरू हो चुके थे, ठीक है। ईसाई भी धीरे धीरे फैलने लगे थे। अब बात करेंगे कला और स्थापत्य का। तो देखिए, प्रस्तर का मतलब यहाँ पे पत्थर से है। प्रस्तर स्थापत्य के दो महत्वपूर्ण रूप थे, एक थे शैल निर्मित, एक है संरचना। शैल निर्मित का मतलब क्या होता है मैं आपको समझा दूं। जैसे कि मान लो पहाड़ी है, कोई पहाड़ी को काट कर एक गुफा टाइप की बना दें, या पहाड़ी को काट कर तोड़कर फोड़कर जैसे भी मतलब उसे मंदिर का रूप दे दें या गुफा का रूप दे दें, तो ये शैल निर्मित कहलाता है। लेकिन अगर ईंट पत्थर की तरह मतलब इस तरीके से हम बनाएं, कोई ऊंचा ढांचा बनाएं, तो वो क्या कहलाता है? संरचनात्मक कहलाता है। तो दोनों में आपको अंतर पता लग गया। तो देखते हैं क्या था भाई। शुरू में शैल निर्मित रचनाएं ज्यादा मिलती थी, ठीक है, चाहे वो अजंता एलोरा की गुफाएं हो या अन्य गुफाएं हो। लेकिन बाद के समय में शैल निर्मित धीरे धीरे कम होने लगी और संरचनात्मक जो है वो बढ़ने लगी। तो ये अंतर था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं। शैल स्थापत्य से, शैल से वास्तुशिल्प और निर्माण का बोध होता है, यानी शैल मतलब चट्टानों से। ये शैल जो है, शैल निर्मित मंदिर और मठ जो थे आमतौर पे पहाड़ी और खड़ी चट्टानों में कृत्रिम गुफाओं जैसे प्रतीत होते थे। यानी कि खड़ी पहाड़ी चट्टान है, उसमें एक कृत्रिम का मतलब आर्टिफिशियल, यानी जो मानव द्वारा बनाई गई हो उस तरह की गुफा का आभास कराते थे, ठीक है। इसके अंदर जो भी मंदिर या जो मठ मिलते हैं, ये जो है ये संरचनात्मक स्थापत्य जो कि ईंट से बने सीधे खड़े ढांचे थे उससे काफी भिन्न होते थे। क्योंकि गुफा आपको पता है बिल्कुल ही अलग होती है। आप कभी भी किसी भी गुफा को देखोगे और एक ईंट से बनी हुई कोई स्ट्रक्चर को देखोगे तो आप बिल्कुल अंतर कर लोगे, दोनों ही बिल्कुल एक दूसरे से अलग होती है। तो यही है कि ये दोनों क्या होती थी? एक दूसरे से भिन्न होती थी, ठीक है। आगे देखते हैं। शैल स्थापत्य का आरंभ जो है वो मौर्य काल में ही हो चुका था, प्राचीन समय में ही हो चुका था। लेकिन इसका जो सर्वाधिक सक्रिय दौर था वो अजंता और एलोरा से आरंभ होकर 5वीं सदी के मध्य तक रहा। यानी मौर्य काल में ही ये हमें देखने को मिलता है, लेकिन बाद में क्या था, ये 5वीं सदी के मध्य तक इसका इस्तेमाल देखने को मिलता है। आरंभिक मध्यकाल के अंत तक भारतीय कला के इतिहास में शैल स्थापत्य के महान युग का अंत हो रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक अपवाद भी है, कुछ जगह पे आपको 8वीं सदी में भी 7वीं सदी में भी शैलों का निर्माण देखने को मिलता है, ठीक है। तो वो एक अपवाद है, ज्यादातर जगह पे ये बंद हो चुकी थी। तो आरंभिक मध्यकाल के अंत तक भारतीय कला के इतिहास में शैल स्थापत्य के महान युग का अंत हो रहा था। यद्यपि इसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी कि एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण इस काल के तुरंत बाद हुआ था, ठीक है। यानी कि जब हम कह रहे हैं कि ये खत्म हो रहा था, ये बंद हो रहा था, उसके बाद ही एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण हुआ। तो कहीं कहीं इक्के दुक्के ऐसी घटना हमें देखने को मिल जाती थी। इन्हीं शताब्दियों में प्रस्तर पत्थर और ईंट के संरचनात्मक जो भवन थे उसका निर्माण भी अच्छे तरीके से शुरू हो चुका था। लेकिन जो संरचनात्मक मंदिर हैं इनका भव्य और पुरातन दौर शैल स्थापत्य के अंत हो जाने के बाद शुरू हुआ। देखो क्या होता है कि आपको पता है जो शैलों में उस समय में इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी कि चट्टानों को पहाड़ों को काट के आसानी से कोई गुफा बना दी जाए, बहुत मेहनत से बनती थी। लेकिन जो एक स्ट्रक्चर बनाना होता था ईंट पत्थर वाला वो आसानी से बन जाता था क्योंकि ये समतल पे बनेगा। तो इसलिए जब ये वाला दौर खत्म होता है तो उसके बाद कहीं ना कहीं ईंट पत्थर वाला जो उसके जो मंदिर वगैरह बनते हैं या भवन वगैरह बनते हैं वो काफी तेजी से मतलब फैलने लगे थे। बात कर लेते हैं इसके बाद मूर्तिकला। मूर्तिकला में क्या था कि गोलाकार, ठीक है, आयतन पर जोर देने की पुरातन परंपरा चली आ रही थी। पुरानी जो प्राचीन जो परंपरा है उसमें गोल आकार की मूर्तियां ज्यादा बनती थी। लेकिन मध्यकालीन शैली की भी बात आप यहाँ पे समझिए। क्या था कि मध्यकालीन शैली जिसमें गोलकार आयतन और चिकनी उत्तल रेखाओं के स्थान पे सपाट तल वाले वक्रों ने स्थान ले लिया। यानी कि अब जो मूर्ति कला थी उसमें भी परिवर्तन होने लगा था। सारनाथ में जो धामे की स्तूप है उसमें जो चित्रकारी है इससे भी कुछ हमें जानकारी मिल जाती है, ठीक है। लेकिन ये शैली जो है बाद की अवधि में स्वतंत्र रूप नहीं ले सकी। बाद में भी ऐसे मतलब कुछ क्षेत्रों में इस तरह के चित्राकार या फिर ये जो आकार था मूर्तियों का वो वैसा थोड़ा थोड़ा हमें दिखता ही रहता है कहीं ना कहीं। चित्रकला के साथ भी ये बात लागू होती है। अब चित्रकला में क्या है कि आरंभ तक
जो चित्रकला है इस समय पूरी तरह से विकसित हो चुकी थी और कश्मीर का एक समकालीन ग्रंथ है जो है विष्णु धर्मोत्तर पुराण, इसमें इसके अलग अलग पक्ष के बारे में खूब डिटेल में जानकारी मिलती है। और जो साहित्यिक जो स्रोत हैं वो भी दर्शाते हैं, संदर्भ जो हैं वो भी दर्शाते हैं कि इस काल में निजी आवास, शाही महल और धार्मिक स्थान की जो दीवारें हैं और जो छत है उसमें अलग अलग तरह की चित्रकला जो है वो देखने को मिलती है, चित्र करे जाते थे। इस काल की चित्रकारियों के अनेक उदाहरण आज के समय में भी अगर देखा जाए तो विद्यमान मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये सारे कहाँ मिलते हैं, ये धार्मिक प्रतिष्ठानों के से रिलेटेड है, ठीक है। मूर्तियां वगैरह मिलती हैं इसमें चित्र में, भगवान से रिलेटेड है, इस तरह के चित्र मिलते हैं। सबसे सुरक्षित अगर आप बात करें नमूने जो आज भी मौजूद हैं तो वो मध्य प्रदेश में बाघ और अजंता और बादामी की जो बौद्ध गुफाएं हैं यहाँ पे मिलते हैं। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पे सित्तनवासल जो है यहाँ पे जो 7वीं सदी में जो शैल निर्मित जो जैन मंदिर और हैं वो, और कांचीपुरम में 7वीं सदी का जो शैव कैलाशनाथ मंदिर है ये, यहाँ पे ये कुछ इस तरीके की चित्रकारी जो है आज भी इसके नमूने सुरक्षित मिल जाते हैं। और भारत के बाहर भी श्रीलंका में भी इसके सुंदर उदाहरण मिलते हैं कई सारे, ठीक है। तो चित्रकला भी हमने यहाँ पे देख लिया। अब बात कर लेते हैं गणित और खगोल शास्त्र। तो इस समय में जो ब्रह्मगुप्त थे ये खगोल शास्त्री भी थे, ये गणितज्ञ भी थे, ठीक है, और बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। तो ब्रह्मगुप्त जो है इस काल के सर्वोच्च सबसे मतलब बेहतरीन व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है। इन्होंने गणित में अपना बहुत महत्वपूर्ण योग दिया है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ठीक है। ये क्या करते थे, जो नेगेटिव वाली जो अंक होते हैं, जैसे कि मान लो नंबर रेखा में आप देखते हो 0 से नीचे वाली जो -1 -2 इस तरीके से होता है, यानी नकारात्मक संख्याओं को इन्होंने मान्यता दी थी। और ऐसा करने वाले विश्व के पहले गणितज्ञ थे कौन, यहाँ पे ब्रह्मगुप्त की बात चल रही है, ठीक है। और उस काल में खगोल विज्ञान जो था वो गणित से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ था, क्योंकि जो मैथ की जो टर्म्स होती थी, जो पद होते थे, टर्म्स होती थी, वो गणितज्ञ और खगोलविदों दोनों के लिए प्रयुक्त होते थे। क्योंकि देखो जैसे कि मान लो ग्रह की गिनती कर रहे हैं तो हम बोलेंगे ना कि 9 ग्रह हैं या 8 ग्रह हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं जो टर्म्स है 9 और 8 ये मैथ की तो टर्म्स है। यानी कि जो खगोल शास्त्री होते थे वो कहीं ना कहीं गणित के जो पद होते थे, जो वर्ड्स होते थे, उसको यूज करते थे, ठीक है। और अपने उतने ही प्रतिष्ठित, जैसे कि बात करें हम आर्यभट्ट की, तो आर्यभट्ट के समान ही ब्रह्मगुप्त भी एक जो थे एक खगोल शास्त्री थे। इन्होंने क्या करा था, एक वेधशाला बनाई थी। यहाँ पे क्या करते थे, ये चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण पे गतों की जो गतिमान जो ग्रह होते हैं, ग्रहों की जो गति होती है उसके ऊपर, या तारों के साथ उनका कैसा संबंध है, ठीक है, इन सब पे ये क्या करते थे, काम करते थे, रिसर्च करते थे। अब बात कर लेते हैं चिकित्सा की। तो आपको पता है प्राचीन जो चिकित्सा प्रणाली है वो आयुर्वेद पे आधारित है। तो आयुर्विज्ञान में जो वाघभट्ट है उस काल के सबसे महत्वपूर्ण विद्वान माने गए। अब वाघभट्ट भी दो हैं, वाघभट्ट नाम के 2 व्यक्ति हैं इतिहास में, और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों ही बौद्ध धर्म के हैं और दोनों ही कहीं ना कहीं आयुर्वेद विज्ञान से संबंधित हैं, ठीक है। तो ये आपको कंफ्यूजन नहीं होनी, यहाँ पे शुरू में ही ध्यान में रख लो कि वाघभट्ट जो थे वो कितने थे, 2 थे, ठीक है। आगे देखते हैं। इन्होंने पूर्व के इस विषय के विशेषज्ञों को नकार दिया, जो पहले के जो विशेषज्ञ जो भी उन्होंने कुछ बातें कही होगी उन्होंने इसको नकार दिया। ये उल्लेखनीय है कि वाघभट्ट नाम के 2 आयुर्विज्ञानी हुए हैं और दोनों ही बौद्ध धर्म से संबंधित थे। इसमें जो प्रथम थे यानी वाघभट्ट प्रथम, इन्होंने क्या करा, इन्होंने अष्टांग संग्रह नाम की एक पुस्तक की रचना करी है, ठीक है। जो पहले वाले वाघभट्ट थे उन्होंने कौन सी बुक लिखी है, अष्टांग संग्रह। लेकिन जो दूसरे वाघभट्ट थे इन्होंने भी एक बुक लिखी है 1 शताब्दी बाद, वो क्या थी, अष्टांग हृदय संहिता। इसका नाम क्या है, अष्टांग हृदय संहिता, इस नाम का ग्रंथ लिखा। और इससे आयुर्विज्ञान की परंपरा का बौद्ध धर्म से हमें एक गहरा नाता मिलता है, क्योंकि दोनों ही जो थे वो बौद्ध धर्म से संबंधित थे और आयुर्विज्ञान के साथ इनका कहीं ना कहीं नाता था। तो हम कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म का जो आयुर्विज्ञान है इसका कहीं ना कुछ संबंध जो है था, ठीक है। नालंदा और विक्रमशिला के विहारों में जो मंदिर वगैरह होते थे उसमें आयुर्विज्ञान का अध्ययन किया जाता था और कराया जाता था। तो यहाँ पे हमारा जो ये है चैप्टर खत्म हो जाता है। इस चैप्टर की मैंने मेन जो समरी आपको बता दी है। बुक में आप पढ़ सकते हो और ज़्यादा डीप, लेकिन जितना मैंने आपको बताया इतना आपको मोटा मोटा याद रखना है। और
आप इतना अगर याद रख पाते हैं तो पेपर में आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, आप लिख पाओगे इसके बारे में, ठीक है। और वीडियो को आप ध्यान से देखें 1 से 2 बार, आपको याद हो जाएगी चीज़ें। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, एकलव्य स्नातक 1 के नाम से हमारे टेलीग्राम पे ग्रुप है, लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।